गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग जो एक चैप्टर ऑलरेडी जो पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का जो स्टार्ट हुआ था उसमें से मेंटल हेल्थ और हाइजीन का जो स्टार्टिंग ऑलरेडी डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। डे बिफोर येस्टरडे मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं द मीनिंग कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द मीनिंग कंसेप्ट ऑफ द मेंटल हाइजीन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है क्रिस्टल क्लियर। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ, इसका मतलब क्या था? मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। जब तक किसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में यदि हम लोग नहीं जानते हैं तब तक पूरी तरीक़े से उसके बारे में हम लोग ऑथेंटिक कोई भी रिपोर्ट उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग बता नहीं सकते। क्योंकि एक पर्सन के पर्सनालिटी को जानने के लिए जितना उसको बिहेवियर को जानना जरूरी है, यानी कि व्यवहार को जानना जरूरी है, उतना ही उसका पसंद नापसंद, उसके एडजेक्टिव जो उसको क्वालिटीज़ होती है, विशेषताओं होती हैं, विशेषताओं के बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो टुडे विल ट्राई टू डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ द मेंटल हेल्थ। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। तो किसी व्यक्ति को विशेषता, यदि किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग जब जानने की कोशिश करते हैं तो उसके बिहेवियर, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसके जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसके नॉर्मल या एबनॉर्मल कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, राइट। यानी कि स्वाभाविक व्यवहार का पर्सन व्यक्ति और कह सकते हैं एडजस्टेबल ना करना या एबनॉर्मल जो कैटेगरीज में आते हैं उनके बारे में भी, उनके बिहेवियर, उनके एडजेक्टिव के बारे में जानकारी हम उसके बारे में एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, यानी कि एबनॉर्मल श्रेणी में पड़ रहा है या एबनॉर्मल श्रेणी में। तो किसी पर्सन, कोई भी पर्सन यदि नॉर्मल बिहेवियर का पर्सन है या नॉर्मल व्यक्तित्व के अधिकारी है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कशन कर ले। उस डिस्कशन के थ्रू ही पता चल जाएगा जब मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। नंबर 1 में क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति यदि नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेवियर का पर्सन है या नॉर्मल है, तो कहेंगे वो नियमित जीवन यानी कि डिसिप्लिन लाइफ जीता है। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब क्या होता है? वो सही समय पर जगना, यानी कि आपको लाइफस्टाइल में स्टार्टिंग जो मॉर्निंग गेटअप से होता है, यानी जगने से होता है, उसमें फ्रेशअप से लेकर गेटअप से लेकर आपके होल डे का जो वर्क होता है लाइफस्टाइल का, डेली लाइफ के जो व्यक्ति का जो एक नॉर्मल दिनचर्या होते हैं उसको यदि सही समय पर वो कर रहा है, या यदि वो जिस एज में या जिस काम के लिए उसको चुना गया है वो खुद या स्वयं को चयन किया है। सपोज दैट कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लाइफ के क्या होते हैं, एम क्या होता है, लक्ष्य होता है उसको करियर को बिल्डअप करना। उससे पहले नॉलेज आपको गेन करना, उससे पहले क्या होता है उसको एकेडमिक तरीके से अपने आप को फुलफिल करना, अपनी डिग्री को। उसके लिए क्या होता है, यदि उसके एज के हिसाब से जो जिस क्लास में वो पढ़ता है उस क्लास के सिलेबस को कंप्लीट करना, टाइमली कवर अप करना, टाइमली असाइनमेंट कंप्लीट करना, टाइमली उसको यूटी, एफए या फाइनल एग्जामिनेशन में अपियर होना और सही तरीके से समझकर नॉलेज को अप्लाई करके उसको सही मार्क्स को लाना। यही तो उसका एक पहचान होती है स्टूडेंट लाइफ का, राइट। यदि वो वर्किंग पर्सन है तो वर्किंग प्लेस में वो सही टाइम पर अपने घर के जो भी वर्क होते हैं करने के बाद वो सही टाइम पर पहुंच रही है कि नहीं है, वहाँ पर सही से अपने वर्क प्लेस में सही से एडजस्टमेंट रख रहे हैं कि नहीं, या कोई बिजनेसमैन है, वट एवर द पर्सन, कोई भी पर्सन का जैसा भी जो वर्क है उस वर्क को टाइमली वो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, उनके बिहेवियर की वजह से बाकी जो पर्सन है सोसाइटी में वो उनके साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारे क्या डिसिप्लिन, यानी कि एक आप कह सकते हैं नियम के तहत कहलाता है। यानी कि उस पर्सन के नियमित जीवन को जीने के लिए जितने भी जो समय सीमा, एक टाइम फिक्स रहता है, उस टाइम के मुताबिक यदि हर काम को बिना विदाउट पैनिक हुए, विदाउट एनी हौच-पौच हुए यदि सही टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स इज वो नॉर्मल पर्सन में उनको गिनती आती है। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक का पहला पॉइंट क्या है? नियमित जीवन यानी कि डिसिप्लिन लाइफ। नंबर 2 इज अ सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट। यदि आप कोई व्यक्ति यदि शिक्षित है, वो शिक्षित है या नहीं उसको उसके डिग्री से ज़्यादा उसके बिहेवियर से प्रमाणित होता है, उसकी एक्टिविटी से प्रमाणित होता है, जो एडजस्ट कितना कर पा रहा है खुद को, या सोसाइटी में या वर्किंग माहौल में या जिस माहौल में वो उस जिस समय उसको प्रेजेंटेशन देना है या किसी बात को लेकर अपने आप को कहीं पर यदि एडमिट किया अपने आप को, तो वहाँ पर वो अपने आप को कितना एडजस्टेबल कर रहा है ना। यानी कि व्यक्ति का वो कहीं पर भी, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस में हो, या कहीं पर वो अपने आप को ट्रैवल कर रहा हो, कहीं भी किसी परिस्थिति में जो समय सीमा उसके लाइफ के साथ निर्धारित है वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को यदि एडजस्ट कर पा रहा है
तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एडजस्टेबल पर्सन कहलाता है। राइट क्लास? तो ये तभी संभव है जब उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, यानी कि सकारात्मक सोच के अधिकारी वो व्यक्ति यदि है तो हमेशा वो सकारात्मक यानी कि सही सोच के द्वारा ही वो एडजस्टेबल कर सकता है, यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। नंबर 3 इज संवेगात्मक या संवेग परिपक्वता, यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी। जब कह सकते हैं जब कोई इंसान के अंदर यदि पॉजिटिव थिंकिंग है, वो यदि मैच्योर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, या कह सकते हैं वो आप कोई भी परिस्थिति में अपने आप को पैनिक सिचुएशन में अपने आप को नहीं पाता है, या किसी को वो हार्म नहीं पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो अपने आप को भी हैप्पी रखता है, जॉली नेचर का रहता है और एडजस्टेबल भी होता है। और कह सकते हैं जिस सोसाइटी या जिस माहौल में वो रहता है या हर एक परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, यानी कि कभी भी किसी के द्वारा कोई तकलीफ उसको यदि मिलता भी है तो तुरंत वो अपने आप को रिएक्ट नहीं करता है, वो समय का वेट करता है, या बहुत खुशी या हैप्पीनेस की बात है तो तुरंत वो इमोशन को कंट्रोल करते हुए उस समय को देखते हुए अपने इमोशन को जाहिर करता है या हैप्पीनेस को जाहिर करता है सही वक्त पर सही पर्सन के सामने। राइट? नंबर 4 इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के अधिकारी जो होता है वो अपने आप को स्वयं को पहले हेल्प करता है और अपने अंदर कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास बनाए रखता है कि कैसा भी परिस्थिति लाइफ में आता है लेकिन वो पजल नहीं होता है, वो अपने आप को कहता है कि यस ये जो वक्त है वो समय सीमा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये एक वक्त के बाद ये वक्त बीत जाएगा और मेरा एक सही समय आ जाएगा। इस तरह अपने आप को क्या करता है, समझाता है, काउंसलिंग करता है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंट बना कर रखता है जब मैं ये काम कर लूँगा या खुद भी नहीं कर पा रहा तो मैं किसी ना किसी का हेल्प लेकर इस काम को कंप्लीट करूँगा। राइट? उसका क्या, आत्म मूल्यांकन की क्षमता यानी कि एबिलिटी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि जब व्यक्ति स्वयं खुद काम को करता है, जब कोई काम को वो स्वयं करता है तो करने के बाद क्या होता है उसको खुद को पता लगता है। वो पर्सन पॉजिटिव थिंकिंग का अधिकारी है तो उसको खुद ही पता लगता है जब वो जो भी काम कर रहे हैं या कर रहा है वो समाज के लिए कितना एडजस्टेबल है, वो अपने नज़र में कितना सही है, या कोई यदि उसको एनालाइज करता है तो एनालाइज करने के बाद भी उसका बिहेवियर कितना ऑथेंटिक पाया जा सकता है। राइट? यानी कि हर एक व्यक्ति अपने आप को काउंसिल करते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर ये पावर होता है, ये क्षमताएं होते हैं जो व्यक्ति सही कर रहा है कि गलत, यदि वो पर्सन नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन के पर्सनालिटी के व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, तो वो सही और गलत का पहचान कहीं ना कहीं उसको हो ही जाता है, वो स्वयं का मूल्यांकन करता है। आज जो मैंने पूरा दिन किया वो कितना सही था कितना गलत है, या हमने किसी के साथ व्यवहार किया, सबसे बेहतर मूल्यांकन होता है जो कोई भी चीज़ करने से पहले अपने आप को सोचना। जब आप कुछ करने जा रहे हो या कुछ कहने जा रहे हो या किसी को हेल्प करने जा रहे हो, किसी को सजेशन देने जा रहे हो, गाइडेंस देने जा रहे हो, या खुद से भी स्वयं से कोई काम करने जा रहे हो या कर रहे हो तो कितना सही है, उससे पहले बिफोर थिंक आप यदि बिफोर डू एनीथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर। यदि कोई भी चीज़ करने से पहले उसको पहले आप समझिए या आप जो करने जा रहे हैं वो कितना हद तक सही या गलत है, पहले एनालाइज कीजिए फिर उस काम को कीजिए, फिर उसमें आप अपने आप को फिर एनालाइज कीजिए कि हम जो कर चुके हैं वो कितना हद तक सही है या गलत है। कहते हैं एक नॉर्मल सी जो मेरी एक थिंकिंग है, जब हम होल डे वर्क करते हैं, यदि आपको होल डे टाइम भी नहीं मिला, आप सपोज दैट आप पहले से अपने प्लानिंग कर रखा है आज सुबह से लेकर रात तक में मुझे क्या क्या करना है, आप प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन एनालाइज करना भी जरूरी है। हो सकता है आप पहले एनालाइज करने के बाद ही आप काम को कर रहे हैं, ठीक है आप करने के बाद, लेकिन मेरे ख्याल से एक व्यक्ति को जब सोने से पहले यानी कि रात को सोने से पहले या एक वक्त के बाद एक खाली समय अपने आप को निकाल कर 5 या 10 मिनट 15 मिनट वट आप जो भी वर्क किए, ज़्यादा वर्क किए तो कुछ ज़्यादा वक्त निकाल कर आप अपने आप में सोचिए, एक स्टेप बाय स्टेप अपने आप को सोचिए जो आपने जितना भी काम किया है पूरा दिन में क्या वो सही था या गलत था। यदि सही है तो अपने आप को टिक मार्क कीजिए, शाबाशी दीजिए, सही है आगे भी मैं बेहतर ही करता रहूँगा। और यदि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है एनालाइज करने के बाद तो उसको आप पॉइंट आउट कीजिए अपने आप को, और नेक्स्ट आप कोशिश कीजिए समय रहते उस काम को सुधार लेना, उस गलती को सुधार लेना। या तो आप यदि गलत हो चुका है उसको आप मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर द नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई एम ट्राइंग टू डू एनीथिंग। यदि हम नेक्स्ट टाइम
यदि फिर कुछ करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले मैं पहले की गलतियों को पहले की गलतियों को एनालाइज करूँगा, जो गलतियाँ मुझसे हो चुकी है जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। दिस इज कॉल्ड आत्म मूल्यांकन की क्षमता, यानी कि एबिलिटी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि जो व्यक्ति खुद को स्वयं को एनालाइज करता है उससे गलतियाँ कम होती है या ना के बराबर होती है। राइट क्लास। उसके बाद पॉइंट क्या है यदि हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका कार्य क्षमता तथा कार्य में संतोष, वर्क एबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन इन वर्क। दैट मीन्स जब अपने आप को एनालाइज करने की आपके अंदर क्षमताएं हो जाएंगी, एबिलिटी हो जाएंगी, तब देखिए कहीं ना कहीं जब काम करते हैं तो आपको संतुष्टि और असंतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन जब होता है तो आप समझ लीजिए जब आपने कहीं ना कहीं काम को सही किया है, या आपको यदि शाबाशी मिलती है, आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है, या सोसाइटी के थ्रू आपको एडजस्ट कर लिया जाता है, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसका मतलब आपने जो काम किया है वो एक्सेप्टेबल वर्क है। राइट क्लास। या हमने यदि किसी को कोई बात करते हैं, बातचीत के दौरान में यदि कोई एवरेज लैंग्वेज निकल जाता है, गाली गलौज निकल जाता है या गलत बातें निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं यदि हम नॉर्मल पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है अपने आप में जब मुझसे जो गलतियाँ हुई है वो गलत है, मुझे वो बातें नहीं बोलना चाहिए था उनको। चाहे वो एज फैक्टर डज नॉट मैटर, आपका एज फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपसे छोटे का आपके कलीग हो, आपसे बड़े हैं, है ना। इवन दो नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, आप यदि किसी एनिमल से भी कोई बिहेवियर कर रहे हैं, यदि गलत बर्ताव कर रहे हैं, सपोज दैट पेट एनिमल्स होते हैं, उसके साथ कभी कभी हम लोग गलत बर्ताव कर देते हैं या उससे यदि अटेंशन नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, हमने आज पूरा दिन अपने पेट एनिमल के साथ भी गलत बर्ताव किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। राइट। द लास्ट वन इज द संतोषजनक सामाजिक समायोजन, सेटिस्फैक्ट्री सोशल एडजस्टमेंट। आप यदि नॉर्मल पर्सन हैं, आप यदि एनालाइज कर पा रहे हैं, आप यदि मूल्यांकन कर पा रहे हैं, आप यदि एडजस्ट कर पा रहे हैं, यदि आप कह सकते हैं डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में बहुत बेहतर से एडजस्ट होने में सक्षम रहेंगे। Right class? Now this we have discussed the which one the characteristic of mentally healthy person, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किए। अब हम लोग डिस्कशन क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मानसिक जो रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, यदि सही है तो गलत का भी तो पहचान होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली अनहेल्दी पर्सन, यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। और एक जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन होते हैं, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, आपके स्क्रीन पर शो भी कर रहा है, आई थिंक सो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली अनहेल्दी पर्सन। देखिए नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में है जब कोई अनहेल्दी पर्सन होता है मेंटली, तब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो एडजस्ट कर नहीं पाता अपने आप को, वो हर वक्त अपने आप को पैनिक सिचुएशन रखता है, कंफ्यूज रहता है, वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन नहीं कर पाता है, डिवोशन नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है कोई भी काम को करने के लिए, चाहे वो खुद के लिए भी हो चाहे वो किसी और के लिए भी हो। वो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो पाती है, नेगेटिव थिंकिंग हमेशा उसके अंदर बरकरार रहता है, वो कहीं ना कहीं वो डेवलप करने लगता है और करते करते वो डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कह सकते हैं वो अपने परेशानी जो होता है उसका हल नहीं निकाल पाता है, किसी से यदि हल लेता भी है, यदि सोल्यूशन लेता भी है तो उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, अप्लाई नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाओं का जो होता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर एम्बिशन होता है जो अपने आप को डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे पहले कौन सा एम्बिशन को पूरा करना है या कौन सा गोल को अचीव करना है। वो अपने आप पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, डिसीजन पावर नहीं हो पाता है सही से। वो डिसीजन यदि लेता भी है तो क्या होता है, निर्णय लेने के बाद भी वो डमाडोल होता है, यानी कि वो स्टिल स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होता है। कह सकते हैं उसके अंदर सहनशील और धैर्य की कमी होना। कोई यदि कोई पर्सन कोई बात कह भी दिया, यदि मजाक में भी कह दिया या गुस्सा से भी कह दिया, तुरंत उसको हॉट टॉक करने लगता है, या कह सकते पैनिक हो जाता है, या शॉर्ट टेम्पर के पर्सन कहलाते हैं इसको, है ना। तो जीवन तथा लोगों के विषय में गलत दृष्टिकोण रखना, हमेशा उसका एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड कहीं ना कहीं वो गलत होता है। वो सोचता है कि मेरे बारे में सब लोग गलत सोच रहे हैं, या वो किसी के बारे में गलत सोचता है। कोई यदि उसके अच्छा भी बोलता है तो उसको सोचता है पता नहीं कि ये मुझे क्यों अच्छा बोल रहा है,
इसके इसके मतलब कोई इंटेंशन नहीं इसने पाल रखा अपने अंदर, मतलब कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन में रहता है, जिसके वजह से वो परेशान हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, डिवोशन नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाहट होती है उसके अंदर, कहीं ना कहीं किसी को गाइडेंस नहीं कर पाता, वो अपने आप को भी गाइड नहीं कर पाता है, काउंसिल नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। इस तरह के कंडीशन जिसके अंदर होती है वो उसको बोलते हैं अनहेल्दी पर्सन कहलाता है, यानी मेंटली अनहेल्दी पर्सन का पहचान ही है। तो हम लोगों ने दो चीज़ डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, कैसे हम लोग पहचान करेंगे, अब हम लोग कैसे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली अनहेल्दी पर्सन का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, राइट क्लास। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर जो येस्टरडे हम लोगों ने कहा था डिस्कशन के थ्रू, जो आज जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। देखिए हर एक आप जो जिस परिवेश या जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण में कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिससे आपको बढ़ावा मिलती है अच्छा करने की या गलत करने की, राइट, या बैलेंस बनाए रखने की। तो नंबर 1 में हम लोग यदि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो नंबर 1 में बात करें वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी, यानी कि आप जो मेंटली हेल्दी कोई भी काम को करेंगे उसमें आपके हेरिडिटी का यानी कि वंशानुक्रम का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो कैसे, जैसे बहुत सारे रोग या बीमारी होते हैं जो वंशज से चले आते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसे जो क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ होते हैं वो वंशज से चले आते हैं। आपके माता पिता के थ्रू बायोलॉजिकल फैक्टर जब आपका जन्म होता है तो माता और पिता की जो क्वालिटीज़ होती है डीएनए के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है। उसके कारण उनके हैबिट, उनके कुछ हैबिट, कुछ क्वालिटीज़, है ना, कुछ ये सब सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये आप क्या करते हैं अपने बोरो करते हैं, कहाँ से, अपने माता पिता से, अपने खानदान से, अपने वंशज से, राइट। तो उससे क्या होता है कुछ कुछ मेंटली डिसऑर्डर्ड जो पोजीशन होते हैं या मेंटली अनहेल्दी जो कुछ रोग होते हैं, बीमारियां होते हैं, वो कहीं ना कहीं माता पिता के थ्रू आपके अंदर आ जाता है या वंशज के थ्रू आपके अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है आप मेंटली कहीं ना कहीं अनहेल्दी होने लगते हैं या मेंटली फिट नहीं होते हैं, यानी कि वंशज का भी बहुत बड़ा आपका हाथ होता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट या मेंटली हेल्दी रहने के लिए। नंबर 2 इज शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंटली हेल्दी रहने के लिए। सपोज दैट नकारात्मक नहीं सोचेंगे तो सकारात्मक ही तो सोचेंगे आप। जब सकारात्मक सोचेंगे या न्यूट्रल रहेंगे तो इससे क्या होता है आपके सोच में, आपके बिहेवियर में बहुत ही एक क्या होता है प्रभाव पड़ता है, उसका बहुत बड़ा एक हाथ होता है या आप कह सकते हैं उसका कंट्रीब्यूशन होता है शारीरिक स्वास्थ्य का, यानी कि फिजिकल हेल्थ। कैसे, जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति आदि फिजिकली हैंडीकैप है ना, आदि फिजिकली चैलेंज पर्सन है, या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा दुर्घटनाएं घटे जिससे वो फिजिकली चैलेंज हो गया या वो अपाहिज हो गया, सपोज दैट, तो उससे क्या होता है उस व्यक्ति के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी एक फिजिकली तरीके से उसके अंदर प्रॉब्लम होने लगती है, एक कह सकते हैं संकोच होने लगता है, वो अपने मेंटली यानी कि उसके वजह से उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। एक हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अंतरंग संबंध है, यानी कि को रिलेशन है। जो बालक शारीरिक रूप से कमजोर अथवा दोष का शिकार होते हैं उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं होता है। सपोज कभी कभी देखिएगा कोई पर्सन के पर्सनालिटी के हिसाब से उसका हाइट बहुत ही कम होता है तो उससे उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगती है, जी मेरा हाइट कम है, मैं शायद कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं पता नहीं मेरे हाइट की वजह से मुझे कहीं एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं सोसाइटी में, या मुझे फ्रेंड सर्कल मुझे हंसी मजाक उड़ाए कि नहीं। इस तरह के एक सोच उसके अंदर पैदा हो जाती है जिसकी वजह से उसके मेंटली कभी कभी विकास होने में बहुत दिक्कत होता है। राइट क्लास। नंबर 3 इज समाज का प्रभाव, इनफैक्ट ऑफ सोसाइटी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमारे जितने भी बिहेवियर कह सकते हैं, क्वालिटीज, एडजेक्टिव हमारे हेरिडिटी के थ्रू जितना आता है उससे उतना ही असर हमारे परिवेश का भी हमारे पर होता है। कैसे, जैसे जिस बिहेवियर आप यदि हो सकता है आप बहुत मेंटली हेल्दी पर्सन है लेकिन आपको यदि बहुत गलत परिवेश में रख दिया जाए, आपके फैमिली का यदि माहौल या वातावरण बहुत गलत है ना, आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यदि आप कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, आप यदि रिश्तों को पहचान नहीं कर पा रहे, किसी को कितना सम्मान देना चाहिए, किस रिश्ते या किस रिश्ते के व्यक्ति के साथ कितना संबंध रखना चाहिए, कैसा पाक पवित्र संबंध रखना चाहिए, कितना सही रखना चाहिए, है ना, ये सब कुछ यदि आपको सही परिवेश में सही लोगों के साथ गाइडेंस मिलता रहता है, उनका सपोर्ट मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली हेल्दी होकर आप अपने वर्क को सही टाइम पे पूरा कर पाते हैं और सही से अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आपको सम्मान भी होता है परिवार में भी और सोसाइटी में भी। राइट क्लास। द नंबर 4 इज
शारीरिक दोष या विकार का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द फिजिकल डिसऑर्डर और डिफेक्ट। ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई मेंटली फिजिकली चैलेंज व्यक्ति है तो उसका फिजिकली चैलेंज का जो असर है वो मेंटल पर भी उस पर पड़ता है। उसके बाद क्या है, नंबर 5 इज अ पारिवारिक कारण, यानी कि फैमिली फैक्टर। ऑलरेडी डिस्कस किए, आपके फैमिली के मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स का योगदान, बड़ों का योगदान, आपके छोटों का भी योगदान, जो आपके यंगस्टर हैं, यंग एज के हैं, उनका भी योगदान आपके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा ही असरदार होता है। सपोज दैट आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स का योगदान सबसे अधिक होता है, या आपके भैया भाभी हैं या बड़े जो है वो यदि आपके बिहेवियर, आपके नेचर को यदि सही से जज नहीं कर रहे हैं, यदि बिहेवियर पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपके एक्टिविटी को ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत करते करते एक समय ऐसा होगा आप बहुत ही गलत व्यक्ति बन जाएंगे। तो कहीं भी आप जाएंगे, घर परिवार में हो, सोसाइटी में हो, आप वहाँ पर हमेशा आपका नेचर, वे ऑफ नेचर जो होता है, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, नज़रिया, या किसके साथ कैसे बातचीत करना चाहिए, कितना एडजस्ट होना चाहिए, कितना इमोशनल पर कंट्रोल रखना चाहिए, या किस एज के साथ, कैटेगरी के साथ, फीमेल के साथ या मेल के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपसे जो छोटे एज के उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, या आपके जो घर में जो आपके लेडीज़ हैं, है ना, उनके साथ कैसे बिहेवियर, कितना उसके साथ संबंध रखना चाहिए, कैसा संबंध रखना चाहिए, ये सभी का कहीं ना कहीं एक असर जो होता है वो उसका एक्टिविटी का असर आपके लाइफ में पड़ता है। तो उसका ध्यान देने का सबसे पहला आपको कह सकते हैं जिम्मेदारी होता है मम्मी पापा का, यानी कि आपके पेरेंट्स का और आपके एल्डर्स का होता है, राइट। यदि कुछ गलत बर्ताव बिहेवियर करेगा, कोई गलत संगत में पड़ गए या गलत आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई नेचर गलत कर रहे हैं, तो आपको रोकना आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा धर्म और फर्ज कहलाता है। तभी आपके ऊपर फैमिली का असर अच्छा पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं सही बिहेवियर करेंगे। उसके बाद क्या है, शैक्षिक कारक, यानी कि एकेडमिक फैक्टर। आपके कह सकते हैं समाज एवं परिवार के तहत स्कूल भी आपके ऊपर मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे यदि स्कूल में यदि आपके टीचर आपसे अच्छा बातचीत कर रहे हैं, आपके कॉलीग या आपके क्लासमेट यदि अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, आपको अच्छा प्रोत्साहित मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, आपको शाबाशी मिल रही है, या कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका रोका जा रहा है, उसको फिर आपको एडवाइस किया जा रहा है, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। उसका लास्ट वन क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जो मानसिक विकार का उत्पन्न करने में सहायक है। जैसे जिन्हें मानसिक संघर्ष, चिंता, थकान, सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपके अंदर है, चिंता से आपके अंदर एंजाइटी होता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली अनहेल्दी कर देता है। तो क्लास अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन किया, पहले था आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो अनहेल्दी जो मेंटल पर्सन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किए, क्या पहचानने की क्षमताएं होती है। उसके बाद है फैक्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन किए। तो आज हम लोग डिस्कशन किया बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे डिस्कशन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं जो कोई भी पर्सन मेंटली कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, राइट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और भी कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ क्लास, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टेक